स्वागत है आप सभी का आपके चैनल करियर विद ऋषि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस विद करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न जो कि यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षाओं के रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया है, इसकी बात कर लेते हैं। इसे जारी कौन करता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका उत्तर होगा SDSN, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में यह रिपोर्ट जारी की जाती है और यह नेटवर्क इसको जारी करता है। इस रिपोर्ट में यह पता चलता है कि किसी भी देश के नागरिक या सिटीजन कितने खुशहाल हैं। तो इस रिपोर्ट में भारत की रैंक आपको देखने को मिल जाएगी 139। कितने देशों में से? 149 देशों में से। तो 149वां नंबर मिला है अफगानिस्तान को, यानी ये सबसे आखिरी पायदान पर है अफगानिस्तान। अगर वहीं हम बात करें कि पहले नंबर पर कौन है तो आपको फिनलैंड देखने को मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस बार की जो ये रिपोर्ट है कोविड-19 के प्रभावों पर केंद्रित की गई है कि इस कोविड की लहर के बावजूद भी कौन सा देश कितना खुशहाल बना हुआ है। इसी प्रश्न में हम 2021 में जारी हो चुके कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सेस की और भी बात कर लेते हैं, जैसे कि GFSI मतलब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें आपको भारत की रैंक देखने को मिल जाएगी 71 नंबर पर। अगर बात करूं GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूख सूचकांक में भारत की रैंक इस बार की है 2021 की 101। बात करें HPI हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक आपको 90 नंबर पर देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, विश्व नवाचार सूचकांक, इसमें भारत की रैंक आपको देखने को मिल जाएगी 46वें नंबर पर। याद रखना दोस्तों, ये 2021 के सूचकांक की बात कर रहा हूं मैं। अगले पर जैसे बात करें GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक, तो इस पर भारत की रैंक आपको देखने को मिल जाएगी 135वें नंबर पर। 135वें नंबर पर। यही प्रश्न PET यूपी PET की परीक्षा में पूछा गया था कि पहले नंबर पर GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो उसका उत्तर था आइसलैंड। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले इंडेक्स की बात करूं तो EFI इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें आपको भारत की रैंक 121 नंबर पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट इंडेक्सेज हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, दूसरी पूछा है आपसे, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, K2। अच्छा, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसको K2 गॉडविन एस्टिन भी बोला जाता है। K2 गॉडविन एस्टिन ये नामकरण किसने दिया है? तो 1852 में एक पर्वतारोही हैं TG मोंटगोमरी, इन्होंने इसका नामकरण किया था K2 गॉडविन एस्टिन। अच्छा, इसकी ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 86 मीटर। देखने को आपको POK में मिल जाएगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि K2 में K का मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि K का मतलब यहाँ पर हो जाता है कराकोरम। कराकोरम श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए इसका नाम K2 गॉडविन एस्टिन रखा गया है। अच्छा, इसे किलर पीक भी बोलते हैं। किलर पीक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी चोटी पर चढ़ाई करने का तरीका है, ये रास्ते हैं, वो माउंट एवरेस्ट जो कि नंबर 1 विश्व की नंबर 1 चोटी है, उससे भी खतरनाक। तो इसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं चढ़ाई करने पर, इसलिए इसे किलर पीक भी नाम दिया गया है। अच्छा, एक नाम मैंने लिखा हुआ है सरोज कासिक। ये कौन है? ये विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं K2 पर चढ़ाई करने वाले जो कि सबसे कम उम्र के बन गए हैं। कितनी उम्र है इनकी? मात्र 19 वर्ष। अच्छा, किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके पाकिस्तान के हैं। ये आप याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट की। ये आप नेपाल में देखने को मिल जाएगी। इसकी ऊंचाई है 88-48 मीटर। नेपाल में इसी को सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ नंदा देवी, इसकी बात कर लेते हैं। ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें कंचनजंगा की, तो देखिए ये इंडिया की, भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगी। अच्छा, इसकी ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 85-16 मीटर। ये याद रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट।
और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है केटो गॉडविन ऑस्टिन। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? तो देखिए बात कर लेते फीफा की। तो फीफा एक एसोसिएशन है जो फुटबॉल की वर्ल्ड चैंपियनशिप हर 4 साल में आयोजित करता है। तो जो 2022 का आयोजन है वो आपका कतर देश में होने वाला है। कतर देश अरब देश का ऐसा पहला देश बन जाएगा जहां पर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। बात कर लेते हैं तो फीफा के फुल फॉर्म की। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। हेडक्वार्टर आपको ज्यूरिख स्विट्जरलैंड देखने को मिल जाएगा। इसके अध्यक्ष का नाम आप लोग याद रखिएगा, जियानियो इन्फेंटेनियो। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि 2018 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, जिसमें फ्रांस जो है विजेता रहा था और क्रोएशिया उप विजेता रहा था। 2022 का हो ही गया है। 2026 का आप लोग बताइए कहाँ आयोजन होना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तीनों देश मिलकर के 2026 का फीफा विश्व कप का आयोजन करेंगे। तो फीफा से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राज चिन्ह के नीचे उल्लिखित सत्यमेव जयते पद किस उपनिषद से लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए राज चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो जो इमेज में आपको दिख रहा है यही है राज चिन्ह भारत का। इसमें जो ऊपरी भाग है इसे बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक और जो नीचे लिखा हुआ है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय वाक्य। देखिए एग्जाम में राष्ट्रीय वाक्य की लिपि बहुत पूछी जाती है, तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में आपका लिखा हुआ है राष्ट्रीय वाक्य। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, अशोक सारनाथ स्तंभ का जो ऊपरी भाग है वहाँ से लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक में कौन कौन से जानवर अंकित है, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। जो ऊपर की तरफ है 4 शेर आपको देखने को मिल जाएंगे, एक शेर इसके पीछे है, ध्यान दीजिएगा। और जो आधार में आपको देखने को मिल जाएंगे 4 जीव अंकित हैं, एक शेर है, एक हाथी मिल जाएगा, एक घोड़ा और एक सांड, और सभी के बीच में एक अशोक चक्र, हर जीव के बीच में एक अशोक चक्र आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि ये राज चिन्ह कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को राज चिन्ह अपनाया गया है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो राज चिन्ह है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला राज्य मुद्रणालय कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश का पहला प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित किया गया था? तो 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा राज्य में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि प्रिंटिंग प्रेस का जनक भारत में किसको कहा जाता है? तो जेम्स अगस्ट हिक्की को कहा जाता है। इन्होंने ही भारत में पहली बार बंगाल गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र छापा था। अगर मैं विश्व में बात करूं तो जोहान्स गुटेनबर्ग जो कि जर्मनी के थे, इन्हें विश्व में प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहा जाता था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने सभी क्रिप्टो लेन देन और क्रिप्टो खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। ऐसा पहला देश बन गया है जिसने क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। आप लोग ये याद रखिएगा कि अल सल्वाडोर देश है जो कि एक सेंट्रल अमेरिका का देश है, क्रिप्टो करेंसीज को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। देखिए वर्तमान में 1500 से अधिक जो क्रिप्टो करेंसी है वो मार्केट में प्रचलन में है, लेकिन आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जैसे कि एथेरियम, बिटकॉइन और लिब्रा याद रखिएगा फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत में मानक मध्याह्न रेखा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है, जिससे पूरे भारत का समय निर्धारण किया जाता है। अच्छा, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये रेखा? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैप से आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। अच्छा, आप लोग ये याद रखिएगा कि भारत में पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच का जो समय का अंतर है वो 2 घंटे देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, ग्रीनविच टाइम से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक वर्णित हैं, जिनमें अनुच्छेद 29 संस्कृति एवं शिक्षा के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? देखिए, मोहिनीअट्टम एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है जो भारत के केरल राज्य से संबंधित है। टोटल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य भारत में हैं, इमेज में देख सकते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा और क्षत्रिय आपको असम राज्य से संबंधित है। एक नाम आप लोग याद रखिएगा, सुनंदा नायर का करंट का क्वेश्चन है। यह हाल ही में पहली महिला बन गई हैं मास्टर डिग्री करने वाली, किसमें? मोहिनीअट्टम में। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विप्रो के पहले गैर भारतीय सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का फटाफट उत्तर दीजिए। देखिए, बात कर लेते हैं विप्रो की। तो विप्रो भारत की तीसरी बड़ी आईटी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1945 में मोहम्मद प्रेम जी द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा, जिसके अभी करंट में चेयरपर्सन या अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेम जी। 6 जुलाई 2020 को थियरी टेलापोर्ट ने विप्रो के सीईओ का पदभार संभाला है, जो कि एक फ्रांस के नागरिक हैं। याद रखिएगा, ये पहले गैर भारतीय हैं जिन्होंने इस पद को संभाला है। तो विप्रो से संबंधित ये पॉइंट्स याद रखिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो देखिए, बात कर लेते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईस्वी में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर की गई थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। देखिए, मौर्य वंश से 2 पुस्तक हैं जो एग्जाम में अक्सर बहुत पूछी जाती हैं, इंडिका और अर्थशास्त्र। इंडिका जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, और अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त इनके द्वारा लिखी गई, जिसका विषय था राजनीति। ये याद रखिएगा। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त, जिनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया? तो देखिए, सन 1928 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक आयोग भारत भेजा गया, जिसमें 7 सदस्य ब्रिटिश थे। उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का? कि भारत संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना। पूरे भारत में साइमन कमीशन का भयंकर विरोध हुआ, क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे। लाहौर में इसी आयोग के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है, की मृत्यु सन 1928 में हुई थी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ा होगा, प्रकाश की चाल होती है 3.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर मैं इसे किलोमीटर में बदल दूंगा तो लगभग में आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर है 3 लाख किलोमीटर। एक चीज याद रखिएगा दोस्त, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय दूरी। और चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में समय लगता है 8.3 सेकेंड। तो ये दोनों समय आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। ये चीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कभी कभी पूछ ली जाती है, लगभग 14,96,000 किलोमीटर। ये सारे पॉइंट्स प्रकाश से रिलेटेड याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत, ये दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, उद्गम स्थल है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा कौन कौन सी हैं? वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा और इंद्रावती। जायकवाड़ी बांध जो कि गोदावरी नदी पर बना हुआ है, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और गोदावरी से याद रखिएगा, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। बात कर लेते कृष्णा की, तो कृष्णा दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा को रीवा नदी भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत से अमरकंटक की पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगर बात करें महानदी, सिंघावा पर्वत श्रेणी रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्य हैं। कौन से उत्तर प्रदेश के लोक साहित्य? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बिरहा, चैती और ढोला, ये उत्तर प्रदेश के लोक साहित्य हैं, याद रखिएगा। इनके अलावा रसिया, कजरी और आल्हा, ये भी उत्तर प्रदेश के लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। तो इसी दिन यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। बताइए फ्रेंड्स, कब से संविधान दिवस मनाया जा रहा है? तो 2015 से। अच्छा, इससे पहले इसे कानूनी दिवस के रूप में मनाया जाता था, ये चीज़ याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया है। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के लिए चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और मतदान करने के योग्य है, तो देश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकता है लोकसभा सदस्य का। अच्छा, बताइए कि भारत के राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो याद रखिएगा 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। अच्छा, बताइए लोकसभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा 81 और राज्यसभा 80, ये चीज याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए, आयरन की कमी के कारण मुख्यतः बच्चों में एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया में आरबीसी, शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, जिसे हिंदी में रक्ताल्पता भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया। अच्छा, ये तो हो गई कमी से। अगर मैं कहूँ कि आयरन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सिरोसिस नाम का रोग होता है जो कि आयरन की अधिकता से होता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी, और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? याद रखिएगा थायमिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो देखिए फ्रेंड्स, कीटभक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। यह नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों पर अक्सर उगते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे। यह एक पिचर प्लांट है जो कि एक कीटभक्षी पौधा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पिचर पौधा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कीटभक्षी पौधे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, जैसे कि ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया और डायोनिया, ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 69.72%। पूरे भारत में साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश 29वें नंबर पर आता है। अच्छा, पहले नंबर पर कौन सा राज्य है साक्षरता प्रतिशत के मामले में? तो वो है मिजोरम, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम साक्षर जिला है श्रावस्ती। ये दोनों जिले आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की बात। अगर मैं आपसे पूछूं
पूरे भारत की साक्षरता दर क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 74.04%। पूरे भारत की साक्षरता दर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ये चीज याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 69.72%। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, पत्तियों पर, पौधों को पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। इन्हें सबसे पहले विल्हम फेफर नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से ही पत्तियों, पौधों में, पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि CO2 का अंदर लेना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, और पौधों में पानी का अधिकता होने का जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी कि H2O का निष्कर्षण होता है, वो भी इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रंध्र या स्टोमेटा। इसी प्रश्न से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ये कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से तांबे के अयस्क हैं? देखिए, चाल्कोसाइट, कॉपर पैराइट और मेलेकाइट, ये सभी तांबे के अयस्क हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 पॉइंट्स इस प्रश्न से याद रखिएगा दोस्तों कि मानव द्वारा खोजी जाने वाली पहली धातु कौन सी है? तो वो तांबा है। और पूरे भारत में तांबे के खनन और उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, झारखंड। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।